नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में जातीय गणना जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। हम आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का ऐलान तो किया ही, इसके साथ ही दलित पिछड़ों को और सामाजिक आर्थिक आज़ादी मिले, इसको लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार, जो लगातार इस मामले को देख रहे थे, सदन की कार्यवाही को देख रहे थे, और मैं भी मौजूद था। लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री की तमाम बातों को नोट किया। हम जानते हैं इन्हीं से कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है उसके क्या हैं मायने। हेमंत जी, क्या मायने हैं? पहला तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे और इसके साथ ही दलित पिछड़ों को लेकर कई ऐलान किया है उन्होंने। आप विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा जो की है वो है आरक्षण का दायरा बढ़ाने की घोषणा है उनकी, कि आरक्षण का दायरा जो 50% है उसको बढ़ा करके 75% करने का ऐलान उन्होंने किया है। और इसी सत्र में उसके लिए सरकार विधेयक भी लेकर के आएगी। और इसमें जो बढ़ोतरी की गई है वो SC, ST, EBC और BC इनके लिए बढ़ोतरी की गई है। और जो 10% जो EWS का जो केंद्र सरकार ने दिया था वो तो बिहार सरकार भी उसको दे रही है। तो कुल मिलाकर के आरक्षण का दायरा वो हो जाएगा 75%, यानी कि बिहार सरकार ने 65 किया है 50 को बढ़ा करके, और उसमें 10% जो EWS का केंद्र सरकार जो देती है, जो बिहार सरकार भी दे रही है, तो मिलाकर के ये हो जाता है 75%। तो मुख्यमंत्री की एक बड़ी घोषणा है। और जो बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ था और उसके बाद जो आज जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक और आर्थिक जो आंकड़े जो आज जारी किए गए, उन आंकड़ों के आधार पर इन जाति समूहों की बेहतरी के लिए आरक्षण बढ़ाने का सबसे पहला निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया और उसकी घोषणा सदन में उन्होंने की। और ये मैं मानता हूँ कि ये राजनीतिक रूप से भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि जाति गणना हो, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं कराया, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था। सामान्य जनगणना भी नहीं हुई, जाति जनगणना तो हुई की तो बात ही उन्होंने मना कर दिया था उसको। तो बिहार सरकार ने जो करवाया, तो उसका जो आउटकम है उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। जैसे कि SC को पहले 16% यहाँ पर आरक्षण मिल रहा था, लेकिन उसकी आबादी जो है वो जो अभी जो नया आंकड़ा आया है उसके मुताबिक वह 19.65% हो गया हुआ है। इस लिहाज से वो लगभग 20% के आसपास हो गया। तो इस लिहाज से उसको जो है उसकी आबादी के अनुसार, क्योंकि SC ST को आबादी के अनुसार आरक्षण मिलता है संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, तो उसके लिहाज से उनको 20% उनका आरक्षण कर दिया गया, यानी 16 से बढ़ा के 20। उसी तरह ST को बिहार विभाजन के बाद ST की संख्या बिहार में कम रह गई, यानी कि आदिवासियों की संख्या, तो वो पहले 1% उनको आरक्षण मिलता था, उसको बढ़ा करके 2% कर दिया गया है। क्योंकि उससे जो बढ़ोतरी जो हुई है उनकी आबादी में 1.68 है, तो उसको राउंड फिगर में सरकार ने 2% कर दिया। तो SC और ST की आरक्षण सीमा वो हो गई 22%। और उसके बाद अब रही बात EBC और OBC, इसका सरकार ने अलग बाइफरकेट करके नहीं बताया है, लेकिन जो टोटल जो आंकड़ा है वो 43% हो गया EBC और BC का। तो 22 और 43 वो 65% हो गया, 10% EWS का, तो ये हो जाता है 75%। जो ओपन कैटेगरी रह गया वो 25% है, यानी कि ओपन फॉर ऑल, जिसमें सब लोग जा सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं वो उस कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी जिसे कहते हैं, उस कैटेगरी में वो नहीं जा पाते हैं। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो ये है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है
और इस पिछड़े हुए राज्य को तेजी से आगे ले जाने के लिए इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो उधर सदन में एक तरह से जो विरोधी दल का जो ये है जो क्षेत्र था या कह लीजिए इलाका है या कहिए जो उधर जो विरोधी दल का जो बेंच है उधर एक तरह से सन्नाटा पसर गया। किसी ने न तो ताली बजाई न किसी ने इसके समर्थन में खड़े होकर कुछ कहा। तो बीजेपी का दर्द यहाँ झलक गया कि जो बीजेपी आरक्षण बढ़ाने के दायरे पर समर्थन में खड़ी हुई, जो यह कहते आघाती नहीं थी कि हमने भी इसका समर्थन किया था जाति सर्वेक्षण का, वो विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल। विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगा मुख्यमंत्री ने वो मैं बताता हूँ। विशेष राज्य का दर्जा मांगने के पीछे उनका कारण था कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक जो रिपोर्ट आई है तो उसमें जो एक बड़ी रिपोर्ट ये है कि 94 लाख गरीब परिवार हैं जिसमें सभी जाति समूह के लोग हैं, कोई एक जाति के लोग नहीं हैं। तो उनको कैसे बेहतर, और ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो इनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इनके लिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो 94 लाख गरीब परिवार हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए जिसमें सभी जाति समूह के लोग हैं, किसी एक जाति समूह के लोग नहीं हैं। और उनका सबसे बड़ा दर्द ये है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो इनको बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उनको मुफ्त में दी जाए, जिसकी जो वापस नहीं लेना है उनसे, और राज्य सरकार की ओर से ये मदद करके उनको आगे उनको कोई रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, और 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उनको दी जाए, और ये 5 साल तक में वो उनको रोजगार के जरिए उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए कि उनकी स्थिति बेहतर हो। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भूमिहीन लोग हैं, 60,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, तो उनको ज़मीन खरीदने के लिए अभी जो है सरकार 60,000 रुपये देती है और 1,20,000 रुपये घर बनाने के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो 60,000 रुपये जो ज़मीन खरीदने के लिए दी जाती है उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दिया जाए, और 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए मिलता ही है, क्योंकि ज़मीन नहीं मिलती है 60,000 रुपये में। तो ये 2 बड़ी घोषणाएं उन्होंने की, और इससे उन्होंने कहा कि अगर ये किया जाए तो राजकोष पर यानी कि स्टेट एक्सचेकर पर 2,50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो 2,50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, और ये करने में 5 साल का समय लगेगा। तो हम चाहते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, 2,50,000 करोड़ रुपया खर्च बिहार अपने बूते करेगा। तो अगर केंद्र सरकार अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे दे तो यह काम 5 साल नहीं बल्कि 2 साल में ही पूरा हो जाएगा। तो यह एक बड़ी घोषणा उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसी सत्र में ये जो हम लागू करना चाहते हैं इसके लिए कानून भी बन जाए, यानी कि विधेयक सरकार लेकर के आएगी। दूसरी बात उन्होंने कही, जो ये कहा जा रहा था कि जो उन्होंने बीजेपी की ओर मुखातिब होकर कहा कि जब से ये जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है तो ये लगातार कहा जा रहा है कि इसमें कुछ जातियों को बढ़ाकर दिखाया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पहले कोई जाति सर्वेक्षण हुआ था? अगर हुआ नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि बढ़ाकर दिखाया जा रहा है? तो ये आप एक बोगस बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं के शब्द कोट कर रहा हूं। 1931 या 32 में जो हुआ था उसके बाद नहीं हुआ। हाँ, मैंने उन्होंने कहा कि कोई आज़ाद भारत में तो कोई इस तरह का सर्वेक्षण हुआ नहीं था। जी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये बढ़ा करके दिखाया जा रहा है? यानी कि यादवों और मुसलमानों के बारे में जो कहा जा रहा है कि आप आंकड़े उनके बढ़ा कर दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बोगस बात कर रहे हैं आप। और उन्होंने कहा कि ये फैसला तो हम लोगों ने सब मिलकर के लिया था, और ये सर्वदलीय फैसला था, और ये सबके की सहमति से हुआ था। सदन ने भी सर्वसम्मति से इसको पारित किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री के पास रखा कि आप देश भर में जाति जनगणना करवाइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य अपने संसाधनों से करवा सकता है, हम नहीं करवाएंगे। तब राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इसको अपने ढंग से करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की ओर उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि जो आज की तारीख में जो रिपोर्ट आई है, बिहार के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को हमने इस रिपोर्ट के जरिए आप सबके सामने, पूरे देश के सामने रख दिया है।
अब यह है कि जो स्थिति है उस स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना है, क्या क्या उपाय करने हैं। तो उसको सुधारने के लिए अब ये जो भी उपाय किए जा रहे हैं उन उपायों को के आधार पर हमको आगे अब बढ़ना है। और उन्होंने कहा कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब आपके साथ हम थे तो हमने जो काम किया उसको आप भूल कैसे जाते हैं। उन्होंने एक तरह से उन पर कटाक्ष किया कि आपके साथ रहकर भी तो इतने 15 सालों 16 सालों में हमने बहुत सारे काम किए हैं, तो उनको आप भूल कैसे जा रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने एक और बात कही कि जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने की बात मेरे जहन में कब आई, तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी जैल सिंह जो अब नहीं है इस दुनिया में, जहाँ वो उस कहानी को उन्होंने सुनाया कि जब मैं पहली बार सांसद बनकर गया था तो ज्ञानी जैल सिंह उस समय पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे और जहाँ मैं रहता था उसी के आसपास में उनका आवास था। तो मैं जब ये लोकसभा से लौट करके गया अपने आवास पर तो मुझे सूचना मिली कि ज्ञानी जैल सिंह आपसे मिलने आने वाले हैं। तो मुझे लगा अरे इतने बड़े व्यक्ति मुझसे क्यों मिलने के लिए आएंगे, मैं ही खुद उनके पास चल कर गया और उन्होंने लंबी बातचीत मेरे साथ की और उन्होंने कहा कि आप जाति सर्वेक्षण करवाने की बात हमको सुझाया। उन्होंने कहा कि तो तब से मेरे जहन में ये बात थी। अब सवाल उठता है कि यह एक इसका राजनीतिक असर क्या होगा। इसका राजनीतिक असर ये होगा कि जो पूरे देश में जो विभाजनकारी नफरत और वैमनस्य की जो राजनीति चल रही है और एक तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए धार्मिक और उन्मादी ये सवालों को पटल पर लाया जा रहा है, उसका जवाब ये है कि समाज में जो गैर बराबरी है, जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ापन जो है, सामाजिक पिछड़ापन जो है, वो एजेंडा अब सतह पर आएगा। और बीजेपी की बौखलाहट की यही सबसे बड़ी वजह है, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। उसको लग रहा है कि हमारे पैर तले से ज़मीन खिसक जाएगी और बिहार की जो रिपोर्ट है उससे एक तरह से पूरा देश उस विमर्श में मुझे लग रहा है कि ये शामिल होगा। हेमंत जी, ऐसा कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है जातीय गणना काफ़ी महत्व रखता है और तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज 6 महीने रह गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने जातीय गणना के फ़ायदे तक रख दिए हैं कि ये फ़ायदे होंगे, आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है, तो सचमुच इसका इम्पैक्ट जो है पूरे देश पर पड़ना है और पूरे देश के ओबीसी, दलित, पिछड़े ये मांग करने लगेंगे कि पूरे देश में जातीय गणना हो? बिल्कुल, ये किसी भी सोसाइटी में, दुनिया की किसी भी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की जब भी बात होती है, जब भी वहाँ हाशिए पर पड़े समाज को आगे बढ़ाने की बात होती है, उनके साथ न्याय करने की बात होती है, तो उनके हकीकत के आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये दुनिया के किसी भी समाज में, किसी भी देश में होता है। तो ये होना ज़रूरी है। और जो लोग इसको ये कहते रहे हैं कि जाति जनगणना होने से जातिवाद बढ़ जाएगा, वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए जाति एक तरह से पूंजी है, जाति एक तरह से एसेट है। वो लोग इस तरह की बातें करते रहे कि जाति जनगणना होने से जातिवाद बढ़ जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जिनके पास तमाम सुख संसाधन हैं, सुख सुविधाएं हैं, अपार दौलत है और वो एंजॉय करते हैं जीवन को। बिल्कुल ऐसे ही समूहों की ओर से इसका विरोध हो रहा था। और ये आप समझ लीजिए कि कुछ मूर्ख मगज लोग इसका विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि बहुत ही चालाक, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही शातिर कह लीजिए, इस टाइप के लोग इसके खिलाफ खड़े थे, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे समाज में माहौल बनाने का मामला। समाज में माहौल कौन लोग बना रहे थे? ऐसे ही लोग बना रहे थे जो तमाम तरह के संसाधनों पर, तमाम तरह के विकास के स्रोतों पर जो जिनका कब्जा है, ऐसे लोग विरोध कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो ये निर्णय सरकार ने जो लिया है आरक्षण का दायरा बढ़ाने का, निश्चित रूप से इससे एक बड़ा मैसेज गया है और ये पूरे देश में एक विमर्श, ये पहले से प्रतीक्षित था, लग रहा था कि ऐसा ही होगा और बिल्कुल उसी दिशा में सरकार बढ़ती नजर आ रही है। और एक तरह से इसको आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो उम्मीद नहीं की जा रही थी। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि विशेष राज्य का दर्जा वह अभी भी जिंदा है, वह मुद्दा अभी भी जिंदा है। नीतीश कुमार ने उसको बहुत ही सही समय पर सतह पर ला करके उसको रख दिया है। जो बीजेपी आरक्षण के सवाल पर ताली पीट रही थी कि हाँ, सब लोग खड़े हो गए थे कि हम इसके समर्थन में है, वो बीजेपी, उसके तमाम विधायक जैसे ही विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार ने कहा,
सन्नाटा पसर गया, बिल्कुल शांति छा गई, लगा कि वो 100 घड़ा पानी उनके देह पर पड़ गया। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा तो बढ़ाया ही, गरीबों के लिए, आवासहीन लोगों के लिए भी बड़ी योजना की घोषणा की, 2,50,000 करोड़ की योजना की, और कहा कि यह काम हम 5 साल का लक्ष्य है, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो इसको हम 2 साल में पूरा कर सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि आप इसको ये दीजिए। और दूसरी बात, आप पूरे देश में जाति जनगणना करवाइए, जनगणना जो आपने रोक रखा है उसको आप करवाइए। तो ये बड़ी बात है। और ये आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले 5 तारीख को अमित शाह जो आए थे यहाँ बिहार, उन्होंने मुजफ्फरपुर के पताही में जो बात कही कि यादवों और मुसलमानों की संख्या बढ़ा करके दिखाई गई है, और नीतीश कुमार, लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने ऐसा किया है, तो समझिए कि उनको बहुत बड़ा जवाब मिल गया है। और बीजेपी के लोगों में भी इस बात को लेकर काफ़ी बेचैनी है कि अमित शाह ने बहुत ही गड़बड़ बात कह दी, क्योंकि इस बात के कारण यादवों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उनका वोटर है वो उसके कान खड़े हो गए हैं, और उसको लग रहा है कि ये तो हमारे ही पाँव के नीचे से ज़मीन खींचने वाले हैं, ये तो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि उस समय जब बोल रहे थे तो मंच पर नित्यानंद राय बैठे थे, मंच पर नंदकिशोर यादव बैठे थे, मंच पर रामकृपाल यादव बैठे थे, मंच पर रामसूरत राय बैठे थे। तो ऐसे यादवों के नेता वहाँ बैठे थे, और सबके चेहरे पर हवाई उड़ रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक से आज मेरी बातचीत हो रही थी कि जो उनके दिल में था, पेट में था, वो बाहर निकल गया। बिल्कुल। तो एक तरह से वो मुसलमानों और यादवों के खिलाफ गोलबंदी की बात कर रहे थे, और जो एक तरह से उनके खिलाफ ही चला गया, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि आप जब इस तरह की बात करेंगे तो ये आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पर बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार भारी पड़े हैं, और ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया है कि बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद हो गई है।